नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 14 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होंगे। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत कर लेते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। बिलग्राम का युद्ध कहे या फिर कन्नौज का युद्ध हो गया, भोजपुर का युद्ध हो गया, एक ही बात है। ये युद्ध किन के मध्य और कब हुआ है? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ है या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 में। कब हुआ है? 1540 में। किन के मध्य हुआ है? शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ है। हुमायूं के सभी युद्ध आपको बता देता हूँ। ये जो हुमायूं का टेन्योर शासनकाल रहा है 1530 से 1556 के मध्य, चार प्रमुख युद्ध इनके देवरा चोरबा सर, इनकी ट्रिक सहित याद रख सकते हो। यानी पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था देवरा के युद्ध जो 1531 में, ये सभी हुमायूं के हैं। उसके बाद चौसा के युद्ध 1539 में, फिर बिलग्राम के युद्ध 1540 में। बिलग्राम से जस्ट यानी कनौज के युद्ध से पहले लड़ा गया था चौसा का युद्ध, वो भी हुमायूं के द्वारा। सर हिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 में। अब यहाँ पर जो हुमायूं की युद्ध है आपको बिलग्राम का पूछा है। ये सभी युद्ध डिटेल में जाने उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं टेक्स्ट बुक से आज भी जुड़ सकते हो। 24 आवर की फ्लैश डील चल रही है जिसमें टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करके एक दिन में ₹1 से कम प्राइस की ये आपको मिल जाएगी, सबसे बेहतरीन डील। और टेक्स्ट बुक पास का क्या फ़ायदा है? 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग करते हो, डिफेंस की करते हो, एसएससी की करते हो, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास ले लो। जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम इंटरफेस रहता है, डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की जाती है। और ऑलरेडी यहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एक्टिव यूजर्स हैं, जो एग्जाम में फॉर्म डाले जाते हैं उतने यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं, तो एग्जाम का माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जाम मॉक टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट है कि आप उसका बेहतरीन एनालिसिस करो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार करते हुए आप रैंक हासिल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड के साथ में चेकआउट कीजिएगा। तो हुमायूं के चार युद्ध की बात कर रहे थे। पहला युद्ध उनका जो देवरा का युद्ध था वो हुमायूं और अफगान के मध्य था, देवरा। और उसके बाद चौसा का यानी देवरा चोरबा सर, यानी बिलग्राम लास्ट में सर, देवरा चोरबा सर। तो देवरा का युद्ध हुमायूं और अफगान के मध्य, अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। तो महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य हुमायूं की जीत हुई यहाँ पर। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। तो शेर खां यहाँ पर जीते थे, लेकिन इसका बदला है हुमायूं लेने दोबारा उतरे बिलग्राम के युद्ध में। तो ये युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के मध्य 1540 में, 1539 में चौसा, फिर 1540 में सेम शेर खां और हुमायूं के मध्य। इस युद्ध में भी, बिलग्राम के युद्ध में भी पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठ गए कौन? शेर खां। तो यहाँ पर भी शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद शेर खां ने सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर शासन किया, पुनः अधिकार लिया। और हुमायूं की जीवनी है, उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं की जो बायोग्राफी है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। पानीपत के ये 3 युद्ध भी आपको पता होना चाहिए। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा 1556 में बैरम खां और हेमू के मध्य, तीसरा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। नेक्स्ट वाले यहाँ पर बाकी ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट से टीचर्स ने काफ़ी एग्जाम में सवाल पूछे कि बंगाल की दीवानी है मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान की? तो मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में प्रदान की थी। सवाल नंबर 2, जड़त्व का नियम इजी सवाल है। जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बने रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर दे। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाह्य बल, घर्षण बल है, वो मौजूद रहता है। तो यहाँ पर जड़त्व का प्रथम नियम है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। गति का द्वितीय नियम है स्वेग का नियम, तृतीय है क्रिया प्रतिक्रिया का। नेक्स्ट सवाल, कटी बिहू किस राज्य का त्योहार है? कटी बिहू है असम का। रोंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या फिर काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली बिहू है, माघ बिहू कहा जाता है इसे, ये जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? इस सेट में ओलंपिक से 3 सवाल पूछे गए हैं। भवानी देवी, ये भी ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। प्रथम जो कहेंगे इंडियन फेंसर है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है, वो भवानी देवी ही है। ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। तो फेंसिंग स्पोर्ट, जैसे हिंदी में आप तलवारबाजी कहेंगे, तमिलनाडु की भवानी देवी हैं, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, भारत ने ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं? तो ओलंपिक का एक और इजी सवाल, भारत ने
7 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, और 7 मेडल के साथ भारत के गोल्ड थे 1, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो कितने, 7 टोटल मेडल। इसमें भारत की रैंक लगी है 48वीं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत के कुल मेडल अब कितने हो गए हैं, टोटल आपकी मेडल पूछ रहे हैं। अब तक भारत ने जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें टोटल मेडल 35 जीते हैं। टोक्यो 2020 में 7 मेडल, टोटल 35 में आपकी 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज है। और बाकी पैरा ओलंपिक 2020 की स्थिति देखें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के टोटल मेडल 19, कितने, 19 मेडल। जिस प्रकार टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं थी, तो पैरा में बट्टा 2 कर दो यानी 24वीं रैंक लगी है। 19 मेडल में 16 मेल, 3 फीमेल ने जीते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से है, तो नृत्य का सवाल यहाँ पर देखने को मिला है। घूमर नृत्य राजस्थान का है। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य है। 2010 में अमूर्त विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया कालबेलिया, सवाल ऑलरेडी यहाँ से पूछा हुआ है। घूमर राजस्थान, गणगौर राजस्थान, चरी नृत्य भी राजस्थान, झूलन लीला राजस्थान। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है। अब दो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताना। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो लिया गया है जापान से। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ पूछा है तो ये लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोनों ही याद रख लो। रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से और क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। और ये जो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट अवधारणा है, इसको अल्बर्ट वैन डाइस ने प्रतिपादित किया था। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। बाकी संविधान के अन्य स्रोत देखेंगे जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आता रहता है। प्रस्तावना का CHSL में ही पूछा हुआ सवाल है। प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला देश अमेरिका है, तो अमेरिका से प्रस्तावना का कंसेप्ट है वो शब्द लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा है, भाषा पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया से। बाकी प्रस्तावना में 3 टर्म मिलेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना, ये भारत संविधान की प्रस्तावना है ना, पंडित नेहरू जी के द्वारा तैयार और पेश किया गया। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, और बाकी आपको पता होगा प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 टर्म, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था ली गई है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन, ये भी कनाडा से। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। आयरलैंड से क्या है, DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समर्थी सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी से आपातकाल। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। रशिया से लिया गया है पंचवर्षीय योजना और फंडामेंटल ड्यूटीज। ब्रिटेन से हो चुका है। USA से मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता और उपराष्ट्रपति का पद है ना, वो भी USA से। न्यायिक पुनर्अवलोकन, महाभियोग, ये USA से। गणतंत्र शब्द टर्म है, ये फ्रांस से लिया गया है। बाकी प्रस्तावना में ये तीनों टर्म फ्रांस से। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। आर्टिकल 12 से 35 के मध्य है फंडामेंटल राइट्स। नागरिकता पूछ लें, आर्टिकल 5 से 11 के मध्य है सिटीजनशिप, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आती है। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। 4A में है मूल कर्तव्य है, आर्टिकल 51A में रखे गए हैं। नेक्स्ट वाला, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, पुस्तक के ऑथर कौन है, तो इनके ऑथर है दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर बुक्स के ऑथर। कूका आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया है। कूका आंदोलन है, नेतृत्व में बालक सिंह का नाम आता है और उनके गुरुजी राम सिंह जी। तो राम सिंह जी ऑप्शन था तो करेक्ट कर सकते थे, बाकी बालक सिंह ने। कूका आंदोलन कब हुआ है, 1871-72, याद रखिएगा। कूका विद्रोह है, कूका आंदोलन है 1871-72 में हुआ है। और कूका है, ये कूका लोग हैं, एक नामी सिख थे, इनके द्वारा किया गया ये सशस्त्र विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ था। और जो कूका लोग थे, इन्होंने अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में ये आंदोलन किया था। कूका विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख है वो शहीद हो गए थे। अन्य इंपोर्टेंट विद्रोह में मोपला विद्रोह का नाम आता है और हुल विद्रोह का है, संथाल विद्रोह का नाम आता है। मोपला विद्रोह है ये दोस्तों 1921 में हुआ है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ है। कूका विद्रोह 1872 में हुआ है। संथाल विद्रोह के नेता भी बताऊंगा क्योंकि इससे पहले ये सवाल आ चुके हैं। कूका विद्रोह को मालाबार विद्रोह कहेंगे। केरल के मोपला मुसलमानों के द्वारा 1921 में ब्रिटानियों के विरुद्ध किया गया था।
और बाकी एक पुस्तक है मोपला नामक उपन्यास है, इसके ऑथर है विनायक दामोदर सावरकर। संथाल हुल विद्रोह की बात करूं तो ये विद्रोह हुआ है 1855 में। हुल विद्रोह 1855 में। 1921 में आपने मोपला विद्रोह देखा। तो हुल विद्रोह 1855 में, इसे संथाल विद्रोह कहेंगे। 4 भाई हैं, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। पहाड़िया विद्रोह भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत। तो ये शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के राज महेंद्र वर्मन आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड से। 26 और 27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल उस समय विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। विच इज इंडियाज फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है। मोढेरा गांव कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ये पूछ लें, सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दीव हो जाएगा। दमन दीव में दीव है ना, ये सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला यूटी है, पहला यूटी। माजुली द्वीप किस नदी पर है? इजी1। माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है ये। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अब पावर पॉइंट PPT का पूछा है, तो इसमें न्यू स्लाइड को एंटर करना है। न्यू स्लाइड में Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट की ये सारी आप इंटरफेस देख लो, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे कौन सा टैब कहाँ पर है। सबसे ऊपर आपको मिलता है टाइटल बार है, और उसके बाद ये सभी मेन्यू मिल जाएंगे। कौन सा मेन्यू रहता है पावर पॉइंट में? तो होम रहता है, इंसर्ट है, एनिमेशन है, स्लाइड शो रहता है, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट, PDF एलिमेंट, ये कुछ है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी स्लाइडें हैं, ये स्लाइडें हैं, और इनको अब शॉर्टकट की देख लेते हैं पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट। जैसे न्यू स्लाइड आपको एंटर करनी है तो Ctrl+M। न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है, पूरा प्रेजेंटेशन न्यू बनाना है तो Ctrl+N। Ctrl+D में डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+D। कोई भी पिक्चर इंसर्ट, अब इंसर्ट के केस में अल्ट आएगा, Alt+N, पिक्चर में P भी करना होगा। Alt+N से इंसर्ट वाली टैब ओपन होगी, और जहाँ पर P करके आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्लाइड शो के लिए F5 याद रखो, रट लो। F4 होता है रिपीट द लास्ट प्रेजेंटेशन। F2 सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। ये सभी PPT की है। ESC से आप स्लाइड शो खत्म कर सकते हो। पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+Q शॉर्टकट है, और बाकी सेप को इंसर्ट करना तो Alt+N के साथ SH हो जाएगा। ओपन द फाइल मेन्यू Alt के साथ F। ओपन द होम टैब Alt के साथ H। ओपन द इंसर्ट टैब Alt के साथ N है, ये Alt+N ध्यान रखिएगा इंसर्ट टैब में। डिजाइन टैब Alt के साथ G। ट्रांजिशन टैब Alt के साथ K। एनिमेशन टैब Alt के साथ A हो जाएगा, और स्लाइड शो टैब के लिए Alt के साथ S। रिव्यू टैब Alt+R। व्यू टैब Alt+W। Alt+Y में ओपन द हेल्प टैब। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, पर्यटन दिवस 2022 पर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? उत्तराखंड को दिया गया है। ये सितंबर में पर्यटन दिवस पर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड है। अब यहाँ पर पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत 8 अवार्ड हैं वो मध्य प्रदेश को दिए हैं। 8 अवार्ड हैं मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। इन 8 अवार्ड में कौन कौन से मिले हैं MP को? तो सिविक मैनेजमेंट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया इंदौर को। स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार नगर निगम उज्जैन को। बेस्ट मेंटेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मोन्यूमेंट के लिए शिव मंदिर भोजपुर को अवार्ड मिला है। एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग हिंदी कैटेगरी के लिए मालवा के भित्ति चित्र। बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए भोपाल का ब्रोशर को यह अवार्ड मिला है। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड वेस्टर्न सेंटर के लिए पेंच टाइगर रिजर्व को यहाँ पर इनके गाइड हैं श्री सुभाष भावरे को अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रमुख अवार्ड है। बाकी एक लेटेस्ट फरवरी 2023 का करंट अफेयर है, ये है कि फरवरी 2023 में इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू और कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है, जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट सवाल है मांग से रिलेटेड आपके कोई करों का सवाल पूछा गया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव रहती है। तो मांग की कीमत लोच आमतौर पर नकारात्मक होती है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में क्या है, गिरावट आती है। तो मांग वक्र है नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। घास मैदान संबंधित स्थान का आपको सही सम्मिलित करना था। जैसे स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया में मिलेंगे, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। पंपास कहाँ पर मिलेंगे? दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पंपास। सवाना ये पूर्वी अफ्रीका मुख्य सूडान में।
प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। लानोज घास के मैदान का विस्तार वेनेजुएला में है। कैंपास है ब्राजीलियन उच्च भूमि। सेलवास अमेजन, सेराडो ब्राजील, साहेल। ऊपर आपने 4-5 देखे ना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी वेल्ड का भी पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका है। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स का भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। पुस्ताज है वो हंगरी। पटाना है श्रीलंका। पॉकलैंड दक्षिण अफ्रीका। कंपोज ब्राजील। नेक्स्ट वाला पूर्वी घाट का विस्तार किन के मध्य है। पूर्वी घाट आप देखते हो, ये वाली घाट है नीचे से, ये पूरी घाट है, पूर्वी घाट है जो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी घाट है, और इस साइड वाली पश्चिमी घाट है। तो ओडिशा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट है। तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी घाट उत्तर में, ऊपर की साइड में ओडिशा से लेकर नीचे दक्षिण में तमिलनाडु में वेगई तक है। उत्तर में ओडिशा में महानदी से, दक्षिण में तमिलनाडु में वेगई नदी तक कितना है, 1131 किलोमीटर तक। इसकी चौड़ाई 100 से 200 है। पश्चिमी घाट देखेंगे तो लगभग 1600 किलोमीटर इस साइड में फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट है जिसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। सवाल पूछा जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिंदगाड़ा की चोटी है आंध्र प्रदेश में। सेकेंड महेंद्रगिरी चोटी है ओडिशा में। अब पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखेंगे इस साइड गुजरात से नीचे तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी पीक है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर है। केरल में स्थित ये पीक है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अन्य आप पश्चिमी घाट की चोटियां देखेंगे तो सेकेंड हाईएस्ट है मन्नामलाई केरला में, मीसा पुलिमला केरल में, डोडा बेटा भी पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ओलंपिक 2022 में सम्मिलित खेल कौन सा नहीं है। विकल्प आधारित है, स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्रिकेट भी था उसमें, तो क्रिकेट है जो सम्मिलित नहीं है। अब टोक्यो 2020 में आपको पूछ लें कौन से नए स्पोर्ट ऐड किए गए हैं। टोटल 6 स्पोर्ट ऐड किए गए हैं नए। वैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 33 अलग अलग खेल थे, जो रियो से 5 अधिक है। रियो में है वो 28 थे, यहाँ पर 5 अधिक है, 33 है। टोक्यो 2022 में आईओसी ने 4 तो नए स्पोर्ट और 2 है पहले ही शामिल थे, बाद में हटाए गए, पुनः शामिल किया गया। जैसे 2 पुनः शामिल बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को किया गया। और 4 नए स्पोर्ट कौन से ऐड हुए हैं, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 नए स्पोर्ट ऐड हुए हैं, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी पुनः जोड़ा गया है। 2, लिक्विड को पृथक करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। दो दरों को पृथक करने के लिए आसवन विधि होती है। आसवन में क्या होता है, एक तरल को वाष्प में बदला जाता है पहले, और फिर उसको क्या है संघनित होकर वापस तरल में कन्वर्ट किया जाता है, वो होता है डिस्टिलेशन आसवन। रेल बजट में कवच क्या है। अब कवच है आपस में ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए या फिर रेड सिग्नल को क्रॉस करने से रोकने के लिए कवच है। ये एक नई प्रणाली, आधुनिक प्रणाली है। कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो आरडीएसओ के द्वारा विकसित है। सुरक्षा के उच्चतम स्तर SIL4 यानी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। इसका एक मानक प्रमाणित सिस्टम, ये सिस्टम ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और ट्रेनों को आपस में टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका पहला परीक्षण सफल ट्रायल किया गया है। वो लिंगमपल्ली से विकाराबाद सेक्शन दक्षिण मध्य रेलवे पर किया गया। अंतिम सवाल, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम। डिजिटल इंडिया वीक 2022 है 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक रहा है। इसकी थीम है कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। तो ये हो गए इंपोर्टेंट 22 सवाल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज स्टूडेंट ने भेजे हैं। आपके सामने सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर TTG के कूपन कोड यूज कर सकते हो। धन्यवाद।